तो ड्रामा स्टार्ट होता है कांग जी हो नाम की एक लड़की से, जो कि हमारे ड्रामे की मेन लीड है। वो एक्चुअली ना एक रेड हंटिंग नाम की कंपनी की सीईओ भी है। उसकी कंपनी का नाम पीपल्स है। एक्चुअली ना जिस भी कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत होती है वो लोग रेड हंटिंग कंपनी को ही हायर करते हैं और रेड हंटिंग कंपनी उन्हें बहुत अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढ के देती है। अब यहाँ से जीहोन पीटर क्वान नाम के एक बंदे से मिलने के लिए आती है, जो कि एक इंजीनियर है और साथ में वो पार्ट्स को भी डिजाइन करता है। और इस टाइम वो जीनियस मोटर नाम की एक कंपनी के लिए काम करता है। जीहोन आके उसे बताती है कि हांगुक मोटर्स कंपनी तुम्हें हायर करना चाहती है। उन्होंने क्या क्या ऑफर थी वो उसे ये भी बताती है। अब वो ऑफर्स बहुत शानदार होती है, इसलिए वो फौरन से हाँ कर देता है और उसने कुछ हफ्तों में उस कंपनी को ज्वाइन भी कर लिया। तो जीहोन एक इंटरव्यू देने के लिए आती है, जहाँ पे उससे उसके काम के रिलेटेड कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। पर जीहोन जो इंटरव्यू में जवाब दे रही थी और जो लोग वहाँ पे इंटरव्यू देखने के लिए आए थे वो ऐसे जवाब सुन के थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं, पर जीहोन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंटरव्यू खत्म करने के बाद वो अपने कान में आके बैठती है और ड्राइवर को ऑफिस चलने का कहती है। पर वो उसका ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और ही था और वो उससे पूछता है कि अरे मिस आप हैं कौन। तो जीहोन समझ जाती है कि वो किसी गलत गाड़ी में बैठ गई है और फिर कुछ ही देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। हम सुमी नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो एक्चुअली जीहोन की फ्रेंड है और उसी की कंपनी में काम भी करती है। तो जीहोन उसे कहती है कि यार मैंने तुझे कहा भी था कि मेरे लिए एक सेक्रेटरी ढूंढ। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि आखिरकार तू किसी और की गाड़ी में कैसे बैठ सकती है, मतलब तू रोज जिस गाड़ी से आती जाती है तू उसे ही नहीं पहचान पाई। रिक्रूटमेंट के कैंडिडेट्स को लेके तो तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होती हो। तो जीहोन चिढ़ के उससे कहती है कि तुम ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि नया सेक्रेटरी कब तक आएगा। तो जीहोन उसे याद करवाती है कि आपने पिछले कितने सेक्रेटरीज को निकाल दिया, यहाँ तक कि मुझसे तो काउंटिंग भी नहीं हो रही कि वो कितने लोग होंगे। तो फिर से चिढ़ के कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम कहीं से भी ढूंढो पर मुझे एक सेक्रेटरी ढूंढ कर दो। और ये कह के वो एम्प्लॉयज के पास से गुजर के अपने ऑफिस में चली जाती है। अब ऑफिस में आके सबसे पहले तो वो अपने बैग को फेंकती है और आगे बढ़ते हुए उसका पाँव एक चीज से टकराता है और फिर अपने ऑफिस के स्लीपर्स को पहन के वो वहाँ काम करने के लिए बैठ जाती है। वो एक आदमी की प्रोफाइल को देख रही जिसका नाम यांग होजन होता है। अब उसका अगला शिकार यही बनता था। अब हमें भी उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि वो आदमी हॉन्सो इलेक्ट्रॉनिक्स से है। वो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बनाता है, पर अब उसने ये काम करना छोड़ दिया। पर उसने भी काम करना छोड़ दिया जबकि वो अभी भी उसी कंपनी के साथ है। तो वहीं उस कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है, हांगसो को, जो कह रहे थे कि मिस्टर याओ यहाँ इस कंपनी में रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका सेक्रेटरी उन्हें सजेस्ट करता है कि मुझे एक पर्सन के बारे में पता है जो शायद उन्हें यहाँ पर रोक सके। तो ये सुन के पहले तो वो हैरान होते हैं और फिर खुश भी और कहते हैं कि क्या सच में वो ऐसा कर सकता है। और जिस पर्सन का उन्होंने बताया था उसका नाम उन्हो था। तो वहीं हम उन्हो को देखते हैं जो कि उसी कंपनी में आता है और उसने कंपनी में एंटर होते ही अपने हाथ में 2 कॉफीज भी पकड़ी हुई थी। अब जब वो कॉरिडोर से गुजर रहा था तो आसपास के लड़कियों उसे देख के उसके बारे में बात करने लगती है और कहती है कि ये तो वही मैनेजर है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। यार ये तो मैंने बिल्कुल टाइप का है, देखो ना कितना परफेक्ट है। अब ये सब उसका कोलीग भी देख रहा होता है और उससे कहता है कि थैंक्स यार तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आए। पर वो कॉफी उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए लाया था और उसे हाथ भी नहीं लगाने देता और कहता है कि ये कॉफी मैं मिस्टर यान के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो ये सुन के वो कहता है कि क्या मतलब मिस्टर यान के लिए, क्या मिस्टर सॉन्ग ने तुम्हें ये काम दिया है। अब उसके इतने सवालों से इतना ज्यादा पक गया था कि वो कोई जवाब ही नहीं देना चाहता था, इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक अपने हाथ में पकड़ी कॉफी उसे दे देता है और कहता है कि अब तुम खुश हो। और जैसे मिस्टर यान के ऑफिस के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आज तो वो ऑफिस में ही नहीं है। वो उनके आज के शेड्यूल को देख कर आया था जो कि खाली था और पूछने पे उसे पता चलता है कि भाई आज तो वो लीव लेकर गए हुए हैं। अब उसे किसी चीज का डाउट था और उसे लगता है कि ये सच हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी से फाइल्स उठाता है और अपने एक कुलीग को कहता है कि अगर बॉस आए तो उनसे कह देना कि मैं मिस्टर यान से मिलने के लिए गया हूँ। अब उसका वो कुलीग बेचारा तो उससे पूछता ही रह जाता है कि एटलीस्ट मुझे तो बता दो कि तुम जा कहाँ रहे हो। वही हम मिस्टर यान को देखते हैं जो कि कांग के साथ होते हैं और कांग आज यहाँ पे उनसे डील करने के लिए आई थी। मिस्टर यान उसे सॉरी कहते हैं कि आई एम सॉरी मैंने कॉल करके आपको इस जगह पे बुला लिया, जिसपे कांग कहती है कि इट्स ओके, वैसे भी ये जगह बहुत पुरसुकून लग रही है, हम यहाँ पे अच्छे से बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने काम को लेके उनसे बात करती है। तो वो कहते हैं कि मैं काफी टाइम से एक ही कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, अब मेरे लिए जॉब स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी उसे अपना प्रपोजल देते हुए कहती है कि अगर आपका माइंड बने तो आप यहाँ पे आ जाना। अब इससे पहले कि वो प्रपोजल लेते वहाँ पर यू आ जाता है और उससे कहता है कि भले ही आपकी चाहे बात गलत ना हो पर जिस पर्सन से तुम बात कर रही हो वो गलत है। अब उसकी बात को सुनते ही मिस्टर युआन यू की तरफ देख के उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि आपको जब भी अपने आप को फ्री महसूस करवाना होता है आप यहाँ पर आते हैं एंड आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। और वो फिर से कांग की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि मिस्टर यान हमारी कंपनी के बहुत पुराने और वैल्यूएबल पर्सन है, आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनसे दूर रहें। इतना कह के वो सब
अपना कार्ड भी दे देता है, ये बता करके मेरा नाम युन उन्हो है और मैं हांसो कंपनी से हूँ। वो तो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और फिर वो मिस्टर युन से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, आप जब फ्री हो जाए तब आप मेरे पास आ जाइएगा, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते मिस्टर युआन तो कांग को मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अभी इस बारे में तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। इतना कह के वो जाने लगते हैं और यू से भी कहते हैं कि तुमसे तुम्हें ऑफिस में आकर बात करूंगा। इतना कह के वो उन्हों के पास से भी गुजर कर चले जाते हैं। कांग उसके पास आके कार्ड में लिखा हुआ उसका नाम पढ़ती है, जिसपे वो कहता है कि और आप भी, आपको दूसरे की कंपनी के लोगों को चुराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद अपनी पहचान बनाए, ऐसी पहचान बनाओ कि लोग भी आपको पहचाने, ताकि लोग खुद ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। इस तरह खींच कर लोगों को अपनी तरफ मत लेके जाया करो। पहले तो वो चुपचाप से उसकी बातों को सुनती है और फिर अपने आंसर देती है और कहती है कि अभी तुम बच्चे हो, बाद में तुम इन सब सवालों के जवाब समझ जाओगे कि इस दुनिया में रहने के लिए इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। अब दोनों ही वहाँ से जब जा रहे थे तब अंधेरा हो गया था और वो भी टॉर्च ऑन करके वहाँ रास्ता ढूंढने लगती है और अचानक उसकी फोन की बैटरी डेड हो जाती है, जिस वजह से उसका फोन ऑफ हो गया था। अब पीछे से यू भी अपने फोन की टॉर्च ऑन करके इसी रास्ते से गुजर रहा था। पहले तो वो उसे इस तरह जाता हुआ देख रहा था और फिर सोचता है कि मुझे चुप करके आगे से गुजर जाना चाहिए। अब जब वो उसके पास से गुजर रहा होता है तब कांग भी उसे जाता हुआ देखती है, पर वो जाते हुए अचानक रुक जाते हैं और मुड़ के उसकी तरफ लाइट करता है और उसकी लाइट करने की वजह से वो बेचारी अपनी आईज भी ओपन नहीं रख पा रही थी। तो फिर वो उसके फेस से लाइट हटाकर उसके पाँव की तरफ करता है और कहता है कि आप इस लाइट के थ्रू चल सकती है। तो वो भी चुपचाप उसकी लाइट का सहारा लेते हुए चलने लगती, क्योंकि अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन जो नहीं था। अब चलते चलते वो दोनों थोड़ा पहाड़ तक आ गए थे जहाँ पर लाइट्स थी। तो कांग रुक के उसे कहती है कि अब हमें गलती से भी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। उसकी ये बात सुन के वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो कांग को बहुत हैरानी होती है और फिर वो उसका कार्ड देखती है। तो वही हमें मिस्टर यांग दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पर आए हुए होते हैं और वो जिस जगह पर आए होते हैं वहाँ पे पहले से उसके कुलीग्स थे। उन्हें देख के वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तो वही उन्हें यू भी नजर आ जाता है, जिसे देख के उनके फेस की स्माइल उड़न छू हो जाती है। तो यू भी उन्हें ड्रिंक सर्व करने के लिए आता है और कहते हैं कि आप अच्छे से एंजॉय करें। तो वो भी उससे बगैर कुछ बोले ड्रिंक करने लगते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह से फ्री और होके वो बाहर आके बैठे होते हैं। तो यू भी उनके पास आकर बैठ जाता है। तो वो यू से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते, तो तुम कर सकते हो, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तो यू उनका पुराना मॉडल दिखाने लगता है जो कि एक मोबाइल था जो उन्होंने 8 साल पहले बनाया था। यू उनसे कहते हैं कि ये पुराना हो चुका है, मुझे लगता है कि आपको कुछ न्यू बनाना चाहिए, आप तो ये सब मॉडल्स बनाने में एक्सपर्ट है ना। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता। पर यू सिर्फ उन्हें समझा सकता था या फिर उन्हें मोटिवेट कर सकता था, वो यही सब करता है। वेल, जिसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर यून जो थे ना वो कांग से मिलते हैं। वो भागते भागते कांग के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया। तभी उन्हें अपनी बेटी की कॉल आती है जो कि अपने डैड को बुला रहा होता है कि डैड आप अभी तक नहीं आए, आप फिल्म देखने के लिए कब आएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बच्चा, मुझे पता है कि तुम्हारी फिल्म में मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। तो ये सब बातें सुन के कांग समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। तो वो उनसे कहती है कि मैं आपको अपनी कार में आपके बेटे की स्कूल तक छोड़ सकती हूँ और रास्ते में ही हम इस बारे में बात कर लेंगे। तो वो भी कोई एतराज नहीं करते और कहते हैं कि चलो ये भी सही है। वो कार में बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि थैंक्स, तुमने मुझे कार की ऑफर की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे लिए कार ड्राइव कर रही हो। तो वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, आप बस मेरा प्रपोजल देख लें। अभी वो प्रपोजल देखने ही लगते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की वीडियो कॉल आ जाती है, जो कि वीडियो कॉल पे उन्हें सब कुछ दिखा रहा होता है। अपने फ्रेंड्स को भी अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर यून भी अपने बेटे को देख देख के बहुत खुश हो रहे थे और ये सब कुछ कांग भी नोटिस करती है। और अब जैसे ही वो उनके बेटे के स्कूल के पास कार को रोकती है, मिस्टर यून जल्दी से बाहर निकलते हैं और फौरन से अपने बेटे को जाकर हक कर लेते हैं। कांग अभी ये सब कुछ देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर यून पर जाती है। यू को देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और यू भी उसे देख लेता है। अब ये देखकर तो वो समझ जाती है कि ये पर्सन तो मेरे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि यू उन्हें कभी भी यहाँ पर नहीं आने देगा मेरे पास। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो कि अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ इस बात को सेलिब्रेट कर रहा होता है कि उन्होंने मिस्टर यान का माइंड चेंज कर दिया। अब सभी लोग इससे बहुत खुश होते हैं और उन्हें तो अभी तक यकीन ही नहीं आता कि इसने मिस्टर यान के माइंड को किस तरह चेंज किया। पर भाई खुशियाँ ज्यादा देर तक कहाँ रुकती हैं। उस पार्टी में एक ऐसा पर्सन भी आता है जो कि यू को अच्छी तरह खुश भी नहीं होने देता, क्योंकि वो उससे जेलस होता है और वो सारा क्रेडिट भी यू को नहीं लेने देता, बल्कि सब लोगों की एनर्जी को देखते हुए वो कहता है कि इतनी एनर्जी आप लोगों को काम में यूज करनी चाहिए। और रही बात मिस्टर यान की, तो उन्हें बहुत ज्यादा काउंटर ऑफर किया गया है, इसीलिए वो यहाँ पर रुके हैं, वरना यू अकेला उनको कैसे रोकता। अगर आप लोगों को पूरी बात नहीं पता तो हाफ बात के लिए इतनी सेलिब्रेशन क्यों। और इतना कह के उसने सभी लोगों को चुप करवा दिया था। अब सभी लोग बहुत चुप बैठे होते हैं, तो वो सभी को ड्रिंक भी सर्व करता है। पर जब यू की बारी आती तो वो यू को ड्रिंक नहीं देता, बल्कि उससे अगले बंदे को दे देता है। लास्ट ग्लास
ड्रिंक्स भी अपने सामने रख लेते हैं। अब यू के बराबर में जो पर्सन बैठा होता है वो यू को ये देख के ड्रिंक देने लगता है, पर यू उस पर्सन से कहता है कि सर रुके, मैं आपको ड्रिंक देता हूँ। अब जब वो उन्हें ड्रिंक दे रहा होता है तो वो पर्सन उसे देख रहा था। अब जब यू अपनी जगह पर बैठ जाता है तब वो यू की दी हुई जो ड्रिंक थी ना उसे नहीं पीते बल्कि उसे चेंज कर देते हैं। वह अब सबके साथ ड्रिंक करने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो यू भी उनके साथ बाहर आता है उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए। सी ऑफ के टाइम भी वो यू से यही कहते हैं कि मैंने कुछ अनफेयर तो नहीं किया ना। यू सामने से कुछ भी नहीं कहता और वो भी ये बात करके रुकते नहीं बल्कि वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाते हैं उसका एक कुलीग फ्रेंड उसे कहता है कि सीधे हो जाओ, वो चले गए हैं और उससे पूछने लगता है कि क्या ड्रिंक करोगे, और फिर खुद ही टाइम देख के कहता है कि नहीं नहीं अब तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, अभी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के बाद यू वहाँ से चला जाता है। तो वही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोंगसू था, जो मिरर में अपने आप को देख रही थी। जैसे ही डोर बेल बजती है वो जल्दी से अपने आप को लास्ट टचअप देती है और डोर ओपन करने के लिए जाती है। दरवाजे पे यू होता है जो कि अपनी बेटी को लेने के लिए आया था। वो कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, और यू की बेटी ब्योल को आवाज देती कि ब्योल डैड आ गए आपके, और अपनी बेटी सो को भी आवाज देती कि सो आओ अंकल से मिलो। दोनों ही बच्चे भागते हुए आते हैं। तो सबसे पहले वो सियोल से मिलता है, जिसके बाद अपनी बेटी ब्योल से, जिसके बाद उन दोनों के साथ ही रॉक पेपर सीजर खेलता है जिसमें सियोल जीत जाता है और उसकी बेटी ब्योल हार जाती है और बहुत ही क्यूट से एक एक्शन करके अपने डैड को दिखाती है, जिसे देखने के बाद उसके डैड खुश होते हुए उसे उठा लेते हैं। दोनों ही अपने बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं। तो वहाँ बैठी ग्रैनी कहती है कि वैसे बच्चों को संभालना भी एक आर्ट है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं। वो एक्चुअली ये बात बस मजाक में कह रही थी, जिसपे यू कहता है कि कौन अप्रिशिएट नहीं करता, मैं तो आपके इस काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि आपका मैं तो बहुत बड़ा एहसानमंद भी रहूंगा। ये कहते हुए वो उन्हें कुछ देता है तो वो भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जैसे ही सियोक देखने लगता है कि ग्रैनी आपको क्या मिला है, तो वो सियोक को भी एक लॉलीपॉप निकाल के देता है कि मैं आपके लिए ये लाया हूँ। ग्रैनी कहती है कि तुम काफी ज्यादा थक गए होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी ना, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। पर वो आगे से मना करता है ये कहते हुए कि आप पहले मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, मेरी बेटी का इतना ख्याल कर रही है, अब आपको ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। तो वो सामने से कहती है कि तकल्लुफ हो किस बात का, तुम मुझे इस चीज के लिए पे करते हो, और उसे कहती है कि आप दोनों ऊपर जाओ, मैं आपके लिए ऊपर ही खाना भेज देती हूँ। ये कह के वो अपनी बेटी को वहाँ से लेके ऊपर आ जाता है। अब उनके जाते ही जो ग्रैनी जोंगसू होती है ना, वो उससे कहती है कि अच्छा बाप है ना, जिसपे वो कहती है कि हाँ अच्छा बाप है। वो कहती है कि अच्छे बाप के साथ एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है। अब ये सुनते ही जोंगसू कहती है कि मॉम ये आपको क्या हो गया, और फिर अपने बेटे को लेके वो भी वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाते ही वो पीछे से कहने लगती है कि अगर दो सिंगल लोग एक हो जाते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। अब जब सारे कुलीग्स एक साथ बैठे होते हैं तो वो लोग उन्हों के बारे में ही बात कर रहे थे कि मिस्टर सॉन्ग का यू उन्हों क्यों इतना बुरा लगता है। तो उनमें से एक बताने लगता है कि ये उन्हों की ही गलती है, उसने काम के बीच में से ब्रेक ले लिया था और ब्रेक भी ऐसे टाइम पे लिया तब मिस्टर सॉन्ग के पास बहुत ही अच्छा वाला प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट यू की वजह से आगे बढ़ सकता था। तो वो उन्हें आगे कहते हैं कि उसे काम से ब्रेक चाहिए क्योंकि उसकी बेटी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही। उस बेचारी के पास पहले ही अपनी मॉम नहीं है और तो उसके डैड भी अपने काम की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाते, जिससे वो अकेले बैठ के कुछ अजीब अजीब से ड्राइंग्स बनाने लगी है। जो चीज ब्योल की टीचर ने उसे बताई थी कि आपको अपनी बेटी को टाइम देना होगा, और यही कंडीशन लेके वो लीव के लिए आता है कि मैं लीव लेना चाहता हूँ छोटी सी, जिसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तो मिस्टर सॉन्ग उसे भी गुस्सा करते हुए उसे कहते हैं कि क्या तुमने अपनी बेटी का बहाना लगाया हुआ है, तुम तो ऐसे फील करवा रहे हो जैसे तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा स्पेशल है। दुनिया में पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मॉम है डैड नहीं, और जिसके पास डैड है उनके पास मॉम नहीं। तो क्या उसके पेरेंट्स स्ट्रगल नहीं करते होंगे, क्या वो बच्चे अकेले नहीं रहते होंगे। अब ये सुनने के बाद पहले तो यूं उन्हें देखने लगता है और फिर कहता है कि हाँ मेरी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और इतना कह के वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। अब जब यू गया था ना तब मिस्टर सॉन्ग के हाथों से वो प्रोजेक्ट भी चला जाता है मिस्टर कैंग के पास, और वो बस इसी बात का गुस्सा अब तक यू पर निकाल रहे हैं। तो उनकी एक कुलीग जो कि बहुत ज्यादा नशे में थी वो कहने लगती है कि यू को क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की, और इतनी जल्दी उसकी एक बेटी भी हो गई, इतने अच्छे फेस के साथ कोई इतनी जल्दी शादी करता है क्या। वो तो मेरा आइडल था। एक्चुअली वो ऐसी बात इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बेचारी हार्ट ब्रोकन थी, और उसकी ऐसी बातें सुन के बाकी सब कुलीग्स उस पे हंसने लगते हैं। तो उनमें से एक कुलीग कहता है कि यार मैं तंग आ गया हूँ, मैं जिस भी लड़की से बात करता हूँ वो यू की तारीफ करना स्टार्ट कर देती कि यू ऐसा है वैसा है, वो तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। तो वही हमें यू दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के लिए खाना बना रहा था।